देख पा रहे हो वेन डायग्राम, 2 केसेस होते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, 3 केसेस होते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, 4 केसेस होते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम रगड़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर इट? हो तो बताओ, आगे बढ़े। सीखना चाहते हो तो मजा बहुत आएगा, नहीं सीखना चाहते हो तो बच्चे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो तुम यहाँ पे। बेशक बेझिझक इस सेशन को यहीं बंद कर दो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ना बड़े नॉन सीरियस हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिलेक्शन नहीं, वो बस दिखावट के लिए हैं यहाँ पे, कि बता सके रिश्तेदारों को कि अरे भैया बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कैसे? तैयारी बैंकिंग की कर रहे हैं हम, सिर्फ इसी चीज को अपनी अचीवमेंट समझते हैं कि हम तैयारी बैंकिंग की कर रहे हैं। बहुत बुरा फंसोगे। सिलेक्शन लेके बताओ कि मैं तैयारी बैंकिंग की कर रहा था और ये लो सिलेक्ट हो गया हूं, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज दिखाओ उनको सीधा। बच्चों एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि एक क्लासरूम है, मान लो तुम सब लोग हो, तुम अभी एक क्लास में ही हो, एक क्लासरूम में हो, तुम सारे के सारे बच्चे, ये चाहे डिजिटल क्लासरूम है, तुम एक क्लासरूम में हो, और यहां पे ना सिर्फ डिस्कशन 2 सब्जेक्ट्स की हो रही है। 2 सब्जेक्ट्स की डिस्कशन हम कर रहे हैं यहां पे। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं वो? मैथ्स एंड रीजनिंग। 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं यहां पे जो मैथ्स पसंद करते हैं, तो बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स को पसंद करते हैं? लाइव चैट भर दीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स को पसंद करते हैं? काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है इसके अंदर। सर मुझे पसंद है, 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 मुझे पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ थम जाओ। सबने हाथ नीचे कर लिए, कर लो कर लो कर लो कर लो, सारे हाथ नीचे कर लो। अब वो बच्चे बताओ जिनको रीजनिंग पसंद है, तो फिर कुछ ऐसे हाथ खड़े हुए, हाथ खड़े हुए, हाथ खड़े हुए, हाथ खड़े हुए, यस सर यस सर यस सर यस सर। बताओ तुम भी लाइव चैट में, यस सर यस सर यस सर। बहुत सारे हाथ खड़े हुए, बहुत सारे हाथ खड़े हुए। ये वो लोग हैं जिनको रीजनिंग पसंद है, ठीक है, ये वो लोग निकल के आए। क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मैथ्स में भी हाथ खड़ा किया और रीजनिंग में भी हाथ खड़ा किया? कुछ लोग ऐसे भी थे, है ना? अब जरूरी थोड़ी है जिनको मैथ्स पसंद है उनको रीजनिंग ना पसंद हो, या जरूरी थोड़ी है जिनको रीजनिंग पसंद है उनको मैथ्स ना पसंद हो। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों में हाथ खड़ा किया। उनको तो ज्यादा गिन लिया हमने। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारी क्लास में, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे बहुत लिमिटेड बच्चों की, कि हमारी क्लास में ना कितने बच्चे बैठे हैं। हमारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये 8 बच्चे बैठे हैं। जब मैंने पूछा कि कितने बच्चों को रीजनिंग, कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, तो हाथ खड़ा किया गया ए बी डी जी एच ई ने हाथ खड़ा कर लिया। ए बी डी जी एच ई, ए बी डी ई जी एच ने हाथ खड़ा कर लिया। फिर जब मैंने पूछा रीजनिंग किस किस को पसंद है, रीजनिंग किस किस को पसंद है, तो उस समय जो हाथ खड़ा हुआ वो खड़ा हुआ ए बी सी। एबीसी ने हाथ खड़ा किया, और इसके साथ साथ किसने और हाथ खड़ा किया? इसके साथ साथ डी एफ ने भी हाथ खड़ा कर दिया। इन्होंने हाथ खड़ा किया। अब अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तुम क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। क्या तुम ऐसा बोलोगे कि हमारी क्लास में 11 बच्चे हैं? बोलो, क्या तुम ऐसा बोलोगे हमारी क्लास में 11 बच्चे हैं? जवाब है नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। क्यों ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर आप तो ऐसे कैसे गिन सकते हो? इनको मैथ्स पसंद है, इनको रीजनिंग पसंद है। जरूरी थोड़ी है कि जो मैथ्स में होंगे वो रीजनिंग में नहीं होंगे, या जो रीजनिंग में होंगे वो मैथ्स में नहीं होंगे। ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं जो दोनों में हो। हमारी क्लास में तो 8 ही बच्चे हैं, आपने 11 कैसे गिन दिए? आप कुछ गलती कर रहे हो सर। मैंने कहा हाँ मैं गलती कर रहा हूं। कैसे?
मैंने ए को बी को इधर भी गिन लिया, इधर भी गिन लिया, दोनों जगह पे गिन लिया। इस वजह से जो मेरी क्लास में जो बच्चे थे वो आपके ज्यादा आ गए। और किसी को तो नहीं गिना मैंने, सी डी एफ, डी को भी, डी को यहां भी गिन लिया, यहां भी गिन लिया। मैंने 3 बच्चों को 2 जगहों पे गिन लिया, मैंने इधर भी गिन लिया, इधर भी गिन लिया, दोनों जगह पे गिन लिया इन बच्चों को, तभी मेरा टोटल काउंट ज्यादा आ गया, तभी मेरा टोटल काउंट ज्यादा आ गया। वेन डायग्राम इसी चीज को आसान बनाता है, आप सबके लिए सिंपल बनाता है। ठीक है, समझ रहे हो? कॉमन चीज तो एक ही बार काउंट होगी। यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलो जी, अब हमने कहा चलो हम वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक बात बोली कि अगर मैं पूछूं मैथ्स को पसंद करने वाले बच्चे इस सर्कल में आके खड़े हो जाओ, तो ये लोग आके खड़े हो गए। फिर मैंने पूछा रीजनिंग वाले बच्चे आके इस सर्कल में खड़े हो जाओ, तो ये लोग आके खड़े हो गए। ठीक है, ये लोग आके खड़े हो गए। मैथ्स के सर्कल में आके खड़े हो गए ए बी डी। मान लो ना, जैसे पार्क है, एक पार्क, ये एक पार्क है पूरा का पूरा, ये एक पार्क है, ये एक पार्क है। इस पार्क में ना 2 गोले बना दिए मैंने, बड़े बड़े। पार्क में क्या कर दिया, 2 बड़े बड़े गोले बना दिए। मैंने बोला, एक बच्चे अलग से खड़े थे सारे के सारे, मैंने बोला अरे मैथ्स को पसंद करने वाले बच्चे इस सर्कल में आके खड़े हो जाओ। ए बी डी ई जी एच आके इसमें खड़े हो गए, ए बी डी ई जी एच आके इसमें खड़े हो गए। ओके सर, ओके, बढ़िया बढ़िया। फिर मैंने बोला अरे रुको रुको, जो रीजनिंग को पसंद करते हैं वो आके इस सर्कल में खड़े हो जाओ। फटाफट से ए और बी दौड़ के इसमें खड़े हो गए, डी भी इसी में आके खड़ा हो गया दौड़ के इधर से, और जो सी और एफ बचे हुए थे उस ग्रुप में वो आके इधर खड़े हो गए। टीचर बोल रहा है यार ये क्या हरकत है, कभी इस सर्कल में भाग रहे हैं, कभी उस सर्कल में भाग रहे हैं, इनका तो कोई इलाज करना पड़ेगा। वो गणित में थोड़ी अच्छी थी टीचर, उसने बोला कि ये कोई सर्कल यूनिक सर्कल नहीं है, क्योंकि इसके कुछ लोग इस सर्कल में भी हैं, और ये सर्कल भी कोई यूनिक सर्कल नहीं है क्योंकि इसके कुछ लोग उस सर्कल में भी हैं। तो ये 2 अलग अलग सर्कल नहीं है, बल्कि एक दूसरे में घुसे हुए सर्कल हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन भी है। इस चीज को उसने समझ लिया, इस चीज को उसने समझ लिया, पकड़ लिया। तो उसने कहा रुको, हम थोड़ी चीजों को आसान करते हैं, हम थोड़ा चीजों को आसान करते हैं। उसने बोला कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को पसंद करने वाले लोगों को, और ये सर्कल पसंद कर रहा है, ये सर्कल ऐड कर रहा है उनको जो बच्चे रीजनिंग पसंद करते हैं, और इन दोनों में कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन भी है। तो अब उसने रूल बनाया। क्या रूल बनाया? उसने कहा ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ऐसे लोगों को जो मैथ्स पसंद करते हैं, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ऐसे लोगों को जो रीजनिंग पसंद करते हैं, और जो लोग दोनों में हाथ खड़ा करेंगे, जिनको मैथ्स भी पसंद है, जिनको रीजनिंग भी पसंद है, जिनको दोनों पसंद है, जो दोनों सर्कल में आना चाहते हैं, वो इस पोर्शन में खड़े हो जाएंगे, वो इस पोर्शन में खड़े हो जाएंगे आके, जिनको दोनों पसंद है। अब ऐसे दोनों को पसंद करने वाले लोग कौन से थे? कौन कौन से लोग थे जो दोनों में थे? मैंने कहा ए बी और डी ऐसे लोग हैं जो दोनों में खड़े हैं। तो ए बी डी जो आएंगे वो इधर आएंगे, ए बी डी इधर आएंगे, जो बीच में खड़े हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में आके खड़े हो जाएंगे जो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है। ये ए बी डी ऐसे हैं जो मैथ्स के सर्कल में भी हैं, ये ए बी डी ऐसे हैं जो रीजनिंग के सर्कल में भी हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग। मैं बता रहा हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कॉपी होने वाला है जल्दी से, सब लोग इसी तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चीज अभी तक मैं पेड पे पढ़ाता था, ये फ्री में पढ़ा दी है, अब सबको दिख रही है। ऐसी ऐसी कितनी वीडियो आएंगी तुम्हारे सामने अभी,
उसके बाद मैं कह सकता हूं कि ईजीएच ऐसे लोग हैं जो मैथ्स के सर्कल में तो हैं बट रीजनिंग के सर्कल में नहीं है। ये लोग ईजीएच जो है ना, ये मैथ्स के सर्कल में तो हैं बट रीजनिंग के सर्कल में नहीं है। तो मतलब ये ईजीएच यहां पे आएंगे, मतलब इस सर्कल के उस हिस्से में आएंगे जो रीजनिंग में इंक्लूडेड नहीं है। ये सर्कल के देखो दो हिस्से हैं, ये सर्कल जो है ना इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा है जो रीजनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सर्कल का जो ये वाला हिस्सा है, इस सर्कल का जो ये वाला हिस्सा है, ये एक ऐसा हिस्सा है जो रीजनिंग में इंक्लूडेड नहीं है, जो सिर्फ मैथ्स वाले लोगों के लिए, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ्स के सर्कल में तो है बट रीजनिंग के सर्कल में नहीं है। ठीक है जी, इस बात को हमने बड़े प्यार से समझ लिया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी तो हैं, कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो रीजनिंग के सर्कल में तो हैं बट मैथ्स के सर्कल में नहीं है, जिनको रीजनिंग तो पसंद है पर मैथ्स पसंद नहीं है। सी और एफ ऐसे लोग हैं, सी एंड एफ ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब उसने कहा जरा अब मैं गिनती करती हूं। उसने गिनती किया, उसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चे भी कितने हैं 8। कहते अब मैंने सही रिप्रेजेंटेशन किया, पहले मैं गलती कर रही थी इनको अलग अलग सर्कल में खड़ा करके, क्योंकि इन सर्कल में कॉमन भी है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से, एकदम फोकस के साथ। जो ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, एक सेकेंड रुको, मैं इसका ना दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूं, इधर इधर बनाता हूं। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है बच्चे, इसके अंदर मेरे को एक बात बताओ, उसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं आपसे मैं, जो ये वाला सारा का सारा पोर्शन है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, इसको मैं कह सकता हूं ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मैथ्स के बच्चे तो आएंगे बट रीजनिंग वाले बच्चे नहीं आएंगे। तो मैं इस पोर्शन को पता क्या बोलूंगा, इस पोर्शन को बोलूंगा ओनली मैथ्स, इस पोर्शन को बोलूंगा मैं ओनली मैथ्स। ठीक बात है, बढ़िया बात है जी, ऑसम बात है जी। अब मैं पूछूं अगर, अब मैं पूछूं अगर ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसमें इसमें अगर आप देखोगे रीजनिंग के बच्चे तो आएंगे, रीजनिंग के बच्चे तो आएंगे बट मैथ्स के बच्चे नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि ये सर्कल मैथ्स के सर्कल से दूर है, ये मैथ्स के सर्कल के बाहर, ये मैथ्स का सर्कल है ना, इस मैथ्स के सर्कल से बाहर है ये एरिया। तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये ओनली रीजनिंग वाला एरिया है, ओनली रीजनिंग। और अगर मैं तीसरी कैटेगरी में मूव करूं, तीसरी कैटेगरी जो बीच वाली कैटेगरी है, तो ये जो कैटेगरी है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाला जो पोर्शन है वो मैथ्स वाले सर्कल में भी आ रहा है, रीजनिंग वाले सर्कल में भी आ रहा है। सो दिस इज बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग, बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? जल्दी से बता दो एक बार सारे के सारे बच्चे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स, तो वो कौन से हैं? फिर मैं तुमसे पूछूं स्टूडेंट्स हु लाइक रीजनिंग, वो कौन से हैं? फिर मैं तुमसे पूछूं स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथ्स, कौन से हैं? फिर मैं तुमसे पूछूं स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली रीजनिंग, कौन से हैं? फिर मैं पूछूं स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ
सब्जेक्ट्स कौन से हैं। फिर मैं तुमसे पूछूं स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक मैथ्स कौन से हैं, स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक रीजनिंग कौन से हैं, और फिर मैं तुमसे पूछूं स्टूडेंट हु लाइक वन सब्जेक्ट कौन से हैं, स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वन सब्जेक्ट वो कौन से हैं। तो क्या तुम बता पाओगे? चलो आ जाओ चेक करते हैं। तो सवाल पहला है कि स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स, इसमें कई बच्चे आंसर देंगे ईजीएच, बट आप गलत हो, क्योंकि मैंने ये थोड़ी ना पूछा है कि जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है। मैंने तो ये पूछा ही नहीं जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है, मैंने पूछा जिनको मैथ्स पसंद है। अब ये जो एबीडी हैं, मैं मानता हूं कि इनको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी पसंद है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इनको उस कैटेगरी में डालोगे ही नहीं जिनको मैथ्स पसंद है। मैंने पूछा ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स पसंद है, तो आपका जवाब होना चाहिए एबीडी ईजीएच, एबीडी ईजीएच, एबीडी ईजीएच। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनको रीजनिंग पसंद है, अगेन सीएफ को सिर्फ रीजनिंग पसंद है, बट अगर मैं पूछ रहा हूं ऐसे बच्चे जिनको रीजनिंग पसंद है, मतलब ये पूरा सर्कल रीजनिंग वाला, इसमें आएगा एबीडी सीएफ। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको ओनली मैथ्स पसंद है, ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो मैथ्स के सर्कल में तो हैं बट रीजनिंग के सर्कल में नहीं है, मतलब सिर्फ इस पोर्शन में है, ओनली मैथ्स वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में, ओनली मैथ्स वाले पोर्शन में, ओनली मैथ्स वाले पोर्शन में, ईजीएच, ईजीएच, ओनली मैथ्स वाले कौन से हैं, ईजीएच। अगर मैं पूछूं ओनली रीजनिंग वाले, तो ऐसे बच्चे जो रीजनिंग के सर्कल में तो हैं बट मैथ्स के सर्कल में नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मतलब सीएफ ऐसे बच्चे हैं जो ओनली रीजनिंग पसंद करते हैं। उसके बाद ऐसे बच्चे जो बोथ द सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं, वो कौन से हैं, जो इस सर्कल के भी अंदर और इस सर्कल के भी अंदर, दोनों सर्कल्स के अंदर हैं, दोनों सर्कल्स के अंदर का पोर्शन है ये वाला, सिर्फ ऐसा पोर्शन जो दोनों सर्कल्स के अंदर आता है वो ये वाला पोर्शन है। तो एबीडी ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे जो मैथ्स पसंद नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे जो मैथ्स पसंद नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे जो मैथ्स पसंद नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे जो मैथ्स के सर्कल में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे जो मैथ्स के सर्कल में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे जो मैथ्स के सर्कल के अंदर हैं ही नहीं, सीएफ। तो ऐसे बच्चे जो डू नॉट लाइक मैथ्स होते हैं वो होते हैं ओनली रीजनिंग वाले बच्चे, यानी कि ओनली रीजनिंग वाले बच्चे कौन से, सीएफ। सिमिलरली ऐसे बच्चे जो रीजनिंग पसंद नहीं करते, मतलब ऐसे बच्चे जो रीजनिंग के सर्कल में नहीं आते, रीजनिंग के सर्कल में नहीं आते, रीजनिंग के सर्कल में नहीं आते, यानी कि ईजीएच, मतलब डू नॉट लाइक रीजनिंग में मतलब है ओनली मैथ्स, ईजीएच। स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट पसंद करने वाले बच्चे। तो यहां पे दो तरह से बच्चे हैं, या तो केवल एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं या दोनों सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो केवल एक सब्जेक्ट में ईजीएच आएगा और सीएफ आएगा, क्योंकि ये वाले तो बोथ वाले हैं, तो ईजीएच और सीएफ, ईजीएच और सीएफ, ईजीएच आ गया और सीएफ आ गया। तो इसी के साथ डबल वेन डायग्राम हमने यहां पे खत्म किया है। वेन डायग्राम सीखे थे हमने, वेन डायग्राम के अंदर हमने बात की थी लास्ट क्लास में मैथ्स और रीजनिंग की, जिसके अंदर हमने ये सेक्शन मैथ्स को दिया था। ये वो लोग थे जो सिर्फ मैथ्स को पसंद करते थे, ये वो लोग थे जो सिर्फ मैथ्स को पसंद करते थे, और ये सेक्शन हमने रीजनिंग को दिया था, और ये वो लोग थे जो रीजनिंग पसंद करते थे, और ये जो बीच वाला सेक्शन था ये हमने दिया था बोथ के लिए, बोथ, बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग।
अब मुझे एक बात बताओ, जैसे उस दिन हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप क्या समझते हो कि भैया वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं मैथ्स और रीजनिंग को लेके कैसे कैसे ओरिएंटेशन रख सकते हैं, कैसे कैसे ओरिएंटेशन रख सकते हैं? भाई एक तो हो सकता है कि बच्चे जो हैं मैथ्स को सब पसंद करें पर रीजनिंग को पसंद ना करें, मैथ्स को तो पसंद कर रहे हैं बट रीजनिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चे रीजनिंग को तो पसंद कर रहे हैं बट मैथ्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। समझ गए, सिंपल सी बात। तीसरी बात जो वो कहता है कि बच्चे जो है इसको भी पसंद कर रहे हैं इसको भी पसंद कर रहे हैं, ये चौथी बात, तीसरी बात। और चौथी बात इसके बाद क्या होता है कि बच्चे दोनों को ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चार ही पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, जिसमें से इसका मतलब बन के आता है ओनली मैथ्स। इसका मतलब क्या बन के आता है? ओनली मैथ्स वाले बच्चे, ये बच्चे ओनली मैथ्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये येलो वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये वाले जो बच्चे होते हैं ये होते हैं ओनली रीजनिंग। ठीक है, ओनली रीजनिंग वाले बच्चे होते हैं, इनको ये कहलाते हैं ओनली रीजनिंग, और ये सिर्फ रेड वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो इस सर्कल का भी पार्ट है और इस सर्कल का भी पार्ट है, जो इन सर्कल के कॉमन पार्ट है, मतलब ये ग्रीन वाला पोर्शन। अब ये वो बच्चे हैं जो रीजनिंग को भी पसंद करते हैं, मैथ्स को भी पसंद करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो रीजनिंग के सर्कल में भी आते हैं, मैथ्स के सर्कल में भी आते हैं। तो इसमें इसको बोल दिया जाता है बोथ सब्जेक्ट्स पसंद करने वाले बच्चे। और जो बच्चे इन तीनों कैटेगरीज में ही फॉल नहीं करते वो हो जाते हैं नीदर वाले बच्चे, जो किसी भी चीज को पसंद नहीं करते और इस ग्राफ का हिस्सा भी नहीं बनते, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, इस स्ट्रक्चर से बाहर कहीं होंगे ये बच्चे, ये बाहर कहीं होंगे ये बच्चे, ये वाले, उनको बोलते हैं नीदर। इसलिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये नीदर वाला केस एलिमिनेट करने के लिए एक लाइन डाल देता है आपके केसलेट में सबसे ऊपर कि एवरी स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। कई बार आपने केसलेट में ये पढ़ा होगा कि जब उसने ये लाइन को, जब उसने इस केस को ही एलिमिनेट करना होता है ना, तो वो एक लाइन छोड़ देता है वहां पे कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास लाइक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। उससे क्या हो गया, एटलीस्ट एक तो पसंद करेगा ही, एटलीस्ट एक मतलब या तो एक एक पसंद करेगा या दोनों पसंद करेगा, एटलीस्ट एक का ये मतलब है। एटलीस्ट एक का ये मतलब है कि नीदर का केस सर्वाइव नहीं करेगा वहां पे, एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे, तो ये केस एलिमिनेट हो जाता है। पर कई बार वो आपको बता देता है कि एक कॉलेज है जिसके अंदर 1000 बच्चे हैं, जिसके अंदर जो बच्चे दोनों ही सब्जेक्ट्स पसंद नहीं करते हैं वो 320 है, ऐसे बता भी देता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो 320 बच्चों को हटा के बाकी बचे हुए 680 बच्चों को इस स्ट्रक्चर में डालना होता है। ठीक है, तब ऐसा करना होता है, तो वो दोनों चीजें आपके सामने रख सकता है। इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? बता दीजिए एक बार। बताओ बताओ बताओ, क्या क्लियर है? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब ट्रिपल वेन डायग्राम में 3 वेन डायग्राम जुड़ गए हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम मैथ्स रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एकदम से कॉल आ गई निमिषा मैम की और उन्होंने कहा व्हाई नॉट इंग्लिश। तो हमने कहा चलिए जी उसी क्लास में वापस चलते हैं जिस क्लास में लास्ट क्लास में हाथ उठवाए थे ना कि किसको मैथ्स पसंद है, हाथ उठा दिया, किसको रीजनिंग पसंद है, हाथ उठा दिया। तो अब से वो बच्चे भी हाथ उठा लेना भैया जिसको इंग्लिश पसंद है। तो हम तीनों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और तीनों सब्जेक्ट्स के वेन डायग्राम को हम समझेंगे, और ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं। पिछला जो पढ़ा था उसके क्वेश्चंस कम, मतलब उसके अर्थमेटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं ज्यादा, बट डीआई कम आती है उसकी। इस पे डीआई सबसे ज्यादा आती है, बट इसको सीखने के लिए डबल वाले को सीखना जरूरी होता है। आप डबल वाले आप सीख चुके हो तो इसको भी सीख पाओगे। ठीक है, तो हमने क्लास में पूछा, अब इतनी बेसिक लेवल पे तो आपको सबको पता ही है, जो लास्ट बातचीत चल रही थी वो बेसिक लेवल पे तो आप सबको पता ही है कि क्या बातचीत थी।
ठीक है, बेसिक लेवल पे याद है कि भूल गए हो? बेसिक लेवल पे जो बातचीत चल रही थी कि हमने पूछा कि कुछ बच्चे ऐसे थे, हमने पहले इनको 3 अलग अलग सर्कल्स में डाला। हमने बोला जी ये मैथ्स वाले बच्चे हो गए, ये रीजनिंग वाले बच्चे हो गए, ये इंग्लिश वाले बच्चे हो गए। हमने पूछा भैया कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है? कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर हमने पूछा कितने बच्चों को रीजनिंग पसंद है? कुछ और बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर हमने पूछा कितने बच्चों को इंग्लिश पसंद है? फिर कुछ और बच्चों ने हाथ खड़ा किया। हमने कहा यार वो कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने तीनों में हाथ खड़ा किया, वो कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग में हाथ खड़ा किया था, इंग्लिश में नहीं किया। इधर कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश रीजनिंग और इंग्लिश में हाथ खड़ा किया, मैथ्स में नहीं किया। और इधर कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और इंग्लिश में हाथ खड़ा किया, रीजनिंग में नहीं किया। अरे मतलब ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ्स में हाथ खड़ा किया, सिर्फ रीजनिंग में हाथ खड़ा किया, सिर्फ इंग्लिश में हाथ खड़ा किया। ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग में तो किया, इंग्लिश में नहीं किया। रीजनिंग और इंग्लिश में किया बट मैथ्स में नहीं किया। इंग्लिश और रीजनिंग में, इंग्लिश और मैथ्स में किया बट रीजनिंग में नहीं किया। और कुछ ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने तीनों में हाथ खड़ा कर दिया। अरे ये तो कुछ कुछ गड़बड़ है। मतलब ये तीनों सर्कल्स जो है ना, ये यूनिक इंडिविजुअल सर्कल्स नहीं है, इनमें ओवरलैपिंग है। मतलब कुछ मैथ्स प्लस रीजनिंग वाले भी हैं, कुछ रीजनिंग प्लस इंग्लिश वाले भी हैं, कुछ मैथ्स प्लस इंग्लिश वाले भी हैं, कुछ तीनों वाले भी हैं। तो ऐसे बच्चों की ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब इनको उठा के हमें थोड़ा सा मर्ज करके कुछ ऐसा बना देना चाहिए। ठीक है, ये आउटपुट आएगा आपका फाइनली। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, समझना सारे बच्चे समझना। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। बहुत आराम से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी टाइम है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का टाइम है। और आप सभी का फोकस रहेगा तो बढ़िया समझ भी आएगा, फोकस नहीं रहेगा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो क्या क्या हो सकता है, जरा इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिएगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे बोले हमें मैथ्स तो पसंद है, सिर्फ मैथ्स में हाथ खड़ा किया, रीजनिंग में हाथ ही नहीं खड़ा किया, ना इंग्लिश में हाथ खड़ा किया। ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ सर, पॉसिबल है। तो ऐसा भी केस आया जब मैथ्स में हाथ नहीं खड़ा किया, रीजनिंग में हाथ खड़ा किया, इंग्लिश में हाथ खड़ा नहीं किया। ऐसा भी केस आया मैथ्स में हाथ खड़ा नहीं किया, रीजनिंग में हाथ खड़ा नहीं किया, इंग्लिश में हाथ खड़ा कर दिया। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग में हाथ खड़ा किया बट इंग्लिश में हाथ खड़ा नहीं किया। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश में हाथ खड़ा किया, रीजनिंग में हाथ खड़ा नहीं किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रीजनिंग और इंग्लिश में हाथ खड़ा किया, मैथ्स में हाथ नहीं खड़ा किया, नालायक। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तीनों में हाथ खड़ा कर दिया। अगर मैं पूछूं कि ऐसे बच्चे एग्जिस्ट भी तो कर सकते हैं ना जिन्होंने तीनों में ही नहीं हाथ खड़ा किया, तो मैं कहूंगा अभी के लिए मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट्स लाइक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। इज्जत रख ली थोड़ी सी हमने कि भैया स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, एक तो पसंद करते ही हैं एटलीस्ट। तो ये वाला केस खत्म हो गया वहां पे। तो ये सारे के सारे केसेस हमारे सामने क्रिएट हो गए। भाई ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई केस बच गया? तीनों क्रॉस वाले तो हमने एलिमिनेट कर दिए कि तीनों क्रॉस नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स लाइक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। तो इन केसेस के अलावा कोई और केस पॉसिबल है? आप मेरे को बताओ। अरे तुम बातें करे जा रहे हो, पढ़ना नहीं है तुमने। अब बेसिकली इनको हम बोलते क्या है? अब जो बच्चा जो बच्चा पसंद करता है, जो बच्चा पसंद करता है मैथ्स को, बाकी दोनों को पसंद नहीं करता है, वो कैटेगरी जानी जाती है ओनली मैथ्स की कैटेगरी। मैथ्स को सब पसंद करता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता। ये बच्चा वो है जो ओनली मैथ की कैटेगरी में फॉल करेगा।
जो बच्चा रीजनिंग पसंद करता है बट मैथ्स और इंग्लिश पसंद नहीं करता, ये ओनली रीजनिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा, ओनली रीजनिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा। जो बच्चा मैथ्स और रीजनिंग पसंद नहीं करता है, सिर्फ इंग्लिश पसंद करता है, वो ओनली इंग्लिश की कैटेगरी में फॉल करेगा। ऐसा होगा। बच्चा मैथ्स और रीजनिंग पसंद करता है बट इंग्लिश पसंद नहीं करता, मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश, इसको बोलेंगे, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हम ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग, ओनली मैथ्स नहीं है, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग है। ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग का क्या मतलब है? मैथ्स और रीजनिंग पसंद करता है बट इंग्लिश पसंद नहीं करता। तो या तो बोलेंगे उसको ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग, या बोलेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश। मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश। सिमिलरली इनको बोलेंगे हम ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश, या तो बोलेंगे ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश, या लिखेंगे मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग। इसको बोलेंगे ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश, या फिर हम बोलेंगे रीजनिंग एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, और इसको बोलेंगे ऑल थ्री। अभी तो हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं ये चीज, परेशान नहीं होना जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है। अभी हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज की, अलग अलग कैटेगरीज में जो बच्चे हैं उनकी बात करने वाले। ये है मान लीजिए मैथ्स पसंद करने वाले लोग, ये हम मान लेते हैं रीजनिंग पसंद करने वाले लोग हैं, ये हम मान लेते हैं इंग्लिश पसंद करने वाले लोग हैं। इधर हमने डाल दिया कि ये कैटेगरी में जो आ रहा है वो आ रहा है ए, इस कैटेगरी में आ रहा है बी, इधर आ रहा है सी, इधर आ रहा है डी, इधर आ रहा है ई, इधर आ रहा है एफ, इधर आ रहा है के। ऐसे मान लिया हमने, ये ऐसे समझ लिया हमने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे जी ए जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को डिनोट कर रहा है। ए जो है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये पोर्शन कौन सा है? ये एक मैथ्स का एक ऐसा पोर्शन है, ये मैथ्स का एक ऐसा पोर्शन है जो रीजनिंग और इंग्लिश से वास्ता नहीं रखता। ये मैथ्स के सर्कल में वो वाला हिस्सा है जो इंग्लिश और रीजनिंग के साथ कॉमन नहीं है। ये मैथ्स का वो वाला हिस्सा है जिसने बाकी दोनों हिस्सों से दूरी बना के रखी हुई है। तो ये मैथ्स का ओनली हिस्सा है। इसमें वो बच्चे आएंगे जो ओनली मैथ्स पसंद करते हैं। इसमें कौन से बच्चे आएंगे? जो ओनली मैथ्स पसंद करते हैं। तो इस कैटेगरी को हम बोल देते हैं ओनली मैथ्स। सिमिलरली क्या कुछ और सोचने की जरूरत है? हम बोल सकते हैं कि बी क्या होगा इसी तरीके से, ओनली रीजनिंग। वैसे ही सी क्या होगा इस तरीके से, ओनली इंग्लिश। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, एबीसी के बारे में हमें ज्ञान हो गया। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि ये डी का क्या मतलब है, डी का, ये डी कौन सा रीजन होगा, ये डी कौन सा रीजन होगा, ये डी कैसा रीजन है? तो अब हम बताएंगे जी डी एक ऐसा रीजन है। पहली बात तो डी की बाउंड्री समझ रहे हो आप, कहां से लेके कहां तक है डी की बाउंड्री। डी ये वाला पोर्शन है, देखो सिर्फ ये पोर्शन है डी। मैं पूछूंगा क्या डी इंग्लिश के अंदर आता है, तो जवाब है डी इंग्लिश के अंदर नहीं आता, डी इंग्लिश में नहीं आता। डी एक ऐसा पोर्शन है जो मैथ्स और रीजनिंग में आता है बट इंग्लिश में नहीं आता। डी एक ऐसा पोर्शन है जो मैथ्स और रीजनिंग में आता है बट इंग्लिश में नहीं आता। तो इसको बोलेंगे हम ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग या फिर मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश, इसको ऐसा बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग भी बोल सकते हैं, या फिर मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने को क्लियर हो गई जी।
अगर ये बात क्लियर हो गई, अभी काफी बातें और क्लियर होनी है। जैसे कि ये ई किस प्राणी का नाम है? ई। ये ई क्या है? ई, तो अगर आप देखोगे ना, ई की बाउंड्री ये है। ई मतलब सिर्फ ये रीजन में फॉल करता है। ये ई है, देखो। अब ई जो है वो मैथ्स वाले सर्कल का हिस्सा है, जी हां। वो इंग्लिश वाले सर्कल का हिस्सा है, जी हां। बट क्या वो रीजनिंग वाले सर्कल का हिस्सा है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। तो ई का मतलब अगर आपसे पूछूं मैं, तो ई के लिए आप बोलोगे ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश। ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश, बट नॉट ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश हो गया। एक तरीका तो ये होगा इसको लिखने का, या इसको लिखने का तरीका होगा मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग। क्या मुझे आप सिमिलर तरीके से बता सकते हो एफ का क्या मतलब होगा? क्या आप मुझे सिमिलर तरीके से बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय एफ? एफ से आपका क्या मतलब है? एफ का मतलब हो गया ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हो गया एफ का मतलब। और एफ का मतलब अगर ये रीजन है तो ये मैथ्स वाले सर्कल में फॉल ही नहीं करता। ये नालायक है सारे के सारे जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। गलत बात। रीजनिंग एंड इंग्लिश, रीजनिंग एंड इंग्लिश तो पसंद है, बट मैथ्स के सर्कल से दूरी है। तो रीजनिंग, ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश लिख सकते हैं हम इसको। एफ को क्या लिख सकते हैं? एफ को लिख सकते हैं ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश, या तो लिखेंगे इनको ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश, या फिर लिख सकते हैं और रीजनिंग एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। ये हम लिख सकते हैं, बड़े प्यार से लिख सकते हैं, रीजनिंग एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ। तो इतनी बात हमारे बैठ रही है दिमाग में, बैठ रही है, बैठ रही है, बैठ रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक और चीज रह गई है। कौन सी चीज रह गई है? के। ये के किसका नाम है? के। अब के ऐसे लोग हैं जो सबको खुश करना चाहते हैं, सबको। हमारे सारे सब्जेक्ट जरूरी है, अच्छी बात भी है, सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलने पड़ते हैं। ये वो बच्चे हैं जो आइडियल बच्चे हैं। के वो बच्चे हैं जो मैथ्स वाले सर्कल का भी हिस्सा है, जो रीजनिंग वाले सर्कल का भी हिस्सा है, जो इंग्लिश वाले सर्कल का भी हिस्सा है, मतलब तीनों सर्कल्स का हिस्सा है। मतलब ऑल थ्री की कैटेगरी में आते हैं ये, ऑल थ्री कैटेगरी में आते हैं। सही बात है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ जाएं। क्लियर है बच्चा जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे की चीज आपको मैं एक बार और एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसी इसी डेटा के अंदर। और वो डेटा के लिए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल को। ये हमारा एक और केस क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये भाई इसी को वैसे ही समझ के चलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स डाल रहा हूँ, उसी हिसाब से बातचीत करेंगे। ए बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है, ई एफ जी यहाँ पे है, एच एंड आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, एल एम एन यहाँ पे है, और एक्स और वाई यहाँ पे है। ठीक है, जिनको थोड़ा जूम इन चाहिए मैं जूम इन भी कर सकता हूँ। ठीक है, लीजिए ये कुछ आपके सामने आ गया। तो अगर मैं आपसे इधर सवाल करूं कि आप मेरे को बताओ, अब आपने मुझे बताते जाना है जो जो चीज मैं आपसे पूछता जाऊंगा।
ओनली मैथ्स वाले कौन से? लाइव चैट भर दो पूरी की पूरी। ओनली मैथ्स वाले कौन से? जल्दी लिखते जाओ। अब आप लिखो उसके बाद ओनली रीजनिंग वाले कौन से? फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं मैथ्स वाले कौन से? फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं इंग्लिश वाले कौन से? फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं इसी में रीजनिंग वाले कौन से? फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं ओनली इंग्लिश वाले कौन से? ये सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएंगे। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। ओनली मैथ्स वाले ऐसे लोग जो मैथ्स के सर्कल में है सिर्फ, और किसी में नहीं है। मतलब ये वाले लोग ए बी, ए एंड बी। ऐसे लोग जो ओनली रीजनिंग वाले हैं, मतलब रीजनिंग के सर्कल में है, बाकी से इनका कोई लेना देना नहीं है, सी एंड डी। ऐसे लोग जो मैथ्स में है, तो बच्चे बोलेंगे सर ऊपर लिखा तो है मैथ्स, मैथ्स एंड ओनली मैथ्स, यही होगा, यही होगा शायद, है ना? कर दो गलती। ओनली मैथ्स का मतलब है क्लियरली कि मैथ्स में तो आए बट इंग्लिश रीजनिंग में ना आए। मैथ्स को तो पसंद करें बट इंग्लिश रीजनिंग को पसंद ना करें, वो ओनली मैथ्स वाले होते हैं। बट अगर सिर्फ मैथ्स लिखा हुआ है तो हर तरह की कैटेगरी आएगी, मतलब एवरीवन हु इज फॉलोइंग इन द सर्कल ऑफ मैथ्स, ये पूरे के पूरे। तो ए बी एच आई एक्स वाई जे, ए बी एच आई एक्स वाई एंड जे, सारे के सारे आएंगे। ए बी एच आई एक्स वाई जे, सारे के सारे बच्चे, ये सारे मैथ्स को पसंद करने वाले लोग हैं। चाहे वो मैथ्स को रीजनिंग के साथ पसंद करते हैं, चाहे मैथ्स को वो इंग्लिश के साथ पसंद करते हैं, चाहे वो मैथ्स को बाकी दोनों के साथ पसंद करते हैं, बट पसंद तो करते हैं ना। हमें तो चाहिए मैथ्स पसंद करे। इंग्लिश, इंग्लिश में अब इसमें ओनली इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, मतलब सारे के सारे इंग्लिश वाले लोग आएंगे इसमें। ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी भी आएगा, एच आई भी आएगा, एल एम एन भी आएगा, एक्स वाई भी आएगा, सारे के सारे लोग, क्योंकि वो इंग्लिश के सर्कल में फॉल कर रहे हैं। वैसे ही रीजनिंग के लिए एल एम एन भी आएगा, सी डी भी आएगा, एक्स वाई भी आएगा, जे भी आएगा। सी डी एक्स वाई जे, ये सारे के सारे आएंगे। ओनली इंग्लिश की बात हो रही है। ओनली इंग्लिश में कौन से आएंगे? जो इंग्लिश में तो आते हैं, जो इंग्लिश को तो पसंद करते हैं बट बाकी सब्जेक्ट्स को पसंद नहीं करते। इंग्लिश को तो पसंद करते हैं, बाकी सबको पसंद नहीं करते। ई एफ जी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ई एफ जी की बात हो रही है। ठीक है, बात बढ़िया, ये बात हमें बैठ रही है दिमाग में। अब इतना तो ये था बेसिक प्रोटोकॉल। एक बार बेसिक प्रोटोकॉल जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना जरा, फिर मैं एक बार आगे इसको इरेज करूंगा अभी मैं। निरंजन, सारे लेवल होंगे, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान दो। सारे लेवल होंगे, सीखो चीजों को। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब थोड़े से टेढ़े पे बातें। मुझे बताओ, मैथ्स एंड रीजनिंग लिखूं तो क्या लिखोगे इसके अंदर? ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग लिखूं तो उसमें क्या लिखोगे? और अगर ओनली मैथ्स एंड ओनली रीजनिंग लिखूं तो उसका क्या मतलब समझोगे? क्योंकि इन तीनों का मतलब समझना जरूरी है। तीनों कैटेगरीज के बारे में सोचो जरा, एक विचार करो।
सोचो और विचार करो, समय को थोड़ा और बेटर बनाओ, अपना अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर बनाओ भैया। तीनों बातें अलग अलग हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग मतलब ऐसे सभी लोग जो मैथ्स में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं, हमें कोई इस बात को लेना देना ही नहीं है कि वो इंग्लिश में आते हैं या नहीं आते। इंग्लिश को पसंद भी करते हो तो भी चलेगा। हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मैथ और रीजनिंग से, मैथ्स और रीजनिंग में कॉमन होने चाहिए। मैथ्स भी पसंद करें, रीजनिंग भी पसंद करें, इंग्लिश को पसंद ना करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर। तो ये है पूरा का पूरा सर्कल मैथ्स का, ये पूरा का पूरा सर्कल है मैथ्स का, ये पूरा का पूरा सर्कल है रीजनिंग का। मैथ्स का ये पूरा सर्कल है, रीजनिंग का पूरा सर्कल है। अगर इनका कॉमन पार्ट देखोगे तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, मतलब जे एक्स वाई कॉमन है, जे एक्स वाई कॉमन है, जे एक्स वाई। पर अगर हम देखें ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग बोल रहा है, मतलब पसंद करे मैथ्स और रीजनिंग को बट ओनली, इंग्लिश को ना करे, इंग्लिश को ना करे पसंद, मैथ्स को पसंद करे, रीजनिंग को पसंद करे बट इंग्लिश को ना करे, मतलब इंग्लिश के सर्कल से बाहर होना चाहिए, वो इंग्लिश के सर्कल से बाहर होना चाहिए। तो इस बार एक्स वाई नहीं ले सकते आप क्योंकि इंग्लिश के सर्कल से बाहर चाहिए आपको, तो जे लोगे, सिर्फ और सिर्फ आप जे लोगे। ठीक है, सिर्फ जे लोगे आप यहां पे। अब उसके बाद तीसरी चीज में सब बच्चे उलझे होंगे, ओनली मैथ्स एंड ओनली रीजनिंग। अभी तो बताया था ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, दोनों दोनों एंटिटीज अलग अलग हैं। ओनली मैथ्स का मतलब है ए बी, ओनली मैथ्स का मतलब है ए बी, ओनली रीजनिंग का मतलब है सी डी, तो ये आएगा ए बी सी डी। ठीक बात, बढ़िया बात। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर हम आगे बढ़ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, लेना है तो। मतलब राहुल की तुम देख रहे हो, उम्मीदें देख रहे हो तुम इतनी कि राहुल को लग रहा है, पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशन ही उनको होती है कि अच्छी भली क्लास चल रही है, प्यारी सी क्लास चल रही है, बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं और सारा फ्लो तोड़ के उसके एक रैंडम से डाउट का आंसर मैं दे दूंगा क्लास को डिस्टर्ब करके। हारमोनी क्लास की बना के रखो, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। जब वो बात करे कि एक बच्चा बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग को पसंद करता है और वहां पे ओनली ना लगाए, तो उसका मतलब होता है कि मैथ्स और रीजनिंग, देखो ये मैथ्स का सर्कल है और ये रीजनिंग का सर्कल है, ये मैथ्स का सर्कल है, ये रीजनिंग का सर्कल है, तो ये सारा का सारा कॉमन पोर्शन उसके अंदर काउंट होगा जब वो बोलेगा बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग। जब भी वो बोले बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग, तो आपको उसके बीच का जो ये पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन लेना होगा और इस पूरे के पूरे सेक्शन में जे एक्स वाई आएगा। तो इसी वजह से अगर वो बोलता है बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग, बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग, या फिर वो बोलता है बोथ रीजनिंग एंड इंग्लिश, या फिर वो बोलता है बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ, तो मैथ्स भी और रीजनिंग भी, इनका कॉमन पोर्शन है जे एक्स वाई, तो वहां जे एक्स वाई आएगा। अगर आप देखोगे रीजनिंग एंड इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश, ये इंग्लिश है ना, रीजनिंग और इंग्लिश में ये सर्कल रीजनिंग का है, ये वाला सर्कल रीजनिंग का है, ये वाला सर्कल इंग्लिश का है, इनका कॉमन पोर्शन ये है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इनका कॉमन पोर्शन है, तो एक्स वाई एल एम एन। और बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स की अगर वो बात करता है, इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स में कॉमन पोर्शन ये वाला है पूरा का पूरा, ये इंग्लिश और मैथ्स में कॉमन पोर्शन है एच आई एक्स वाई। ध्यान रखिएगा आगे से जब भी ऐसा कुछ हो। तो ये बात ध्यान रखोगे कि भूल जाओगे, ध्यान रखोगे ना, जब डीआई आएंगी तब भूल जाते हो तुम ये बातें, याद रखो। अच्छा,
ये स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने? अगर मैं बोथ 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 हटा दूं और इसके बोथ बोथ हटाने की बजाय बताओ मैं एक चीज ऐड कर दूं इसके अंदर, यहां पे मैंने ऐड कर दिया बट नॉट। जो स्क्रीनशॉट ले लिया ना तुमने सबने, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं किया, 5 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। लिया ना? बोथ एम एंड आर, बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश, both reasoning and English but not maths, both English and maths but not reasoning। अगर वो ऐसा कह देता है, ऐसा कह देता है तो क्या फर्क पड़ेगा? हमें मैथ्स और रीजनिंग तो लेना है बट इंग्लिश नहीं लेना। हमें मैथ्स लेना है, हमें रीजनिंग लेना है बट इंग्लिश नहीं लेना। तो इंग्लिश के सर्कल से बाहर, इंग्लिश के सर्कल से बाहर, तो इंग्लिश का पूरा सर्कल इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इंग्लिश का पूरा सर्कल इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए, मतलब यहां से एक्स और वाई हट जाएगा और जे रह जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ जे रह जाएगा, एक्स और वाई हट जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे बोथ रीजनिंग एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो चाहिए बट मैथ्स नहीं चाहिए, तो मैथ्स का पूरा सर्कल इससे बाहर निकल जाएगा। तो एक्स वाई वाली कंडीशन अब नहीं आ सकती एलएमएन के साथ, एलएमएन के साथ एक्स वाई की कंडीशन नहीं आ सकती, तो एक्स वाई हटा दो, सिर्फ एलएमएन बच जाएगा। सिमिलरली जब वो बोले इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट रीजनिंग, तो ये सर्कल पूरा का पूरा इसमें से रिजेक्ट हो जाएगा। ये सर्कल का कुछ भी नहीं ले सकते आप रीजनिंग वाले का, तो बच गया सिर्फ एच आई, एक्स वाई हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी कैटेगरी बन जाती है, ऐसी कैटेगरी बन जाती है। तो इन सब लिखे हुए का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से, फिर मैं आपको इसके अंदर और खूबसूरत खूबसूरत चीजें दिखाता हूं जो अक्सर आप नहीं देखते हो। मतलब मुझे ना चाहते हुए भी अब कुछ बच्चों को ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये नाक में दम करके बैठे हैं। और ये ऐसा प्री क्लासेस में ही क्यों होता है, मेंस में तो नहीं होता ये सब। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे बच्चे कौन से हैं, स्टूडेंट्स who like exactly 2 subjects, students who like exactly 2 subjects, कितने ऐसे बच्चे हैं? तो आप मेरे को बता सकते हो कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं? एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट का मतलब है कि मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश एंड रीजनिंग बट नॉट मैथ्स, मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग, रीजनिंग एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश। ये सारे के सारे इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट रीजनिंग, सारे के सारे केसेस आएंगे। मतलब हमारे पास जो ये वाला केस है, जो ये वाला केस है वो आएगा, एच आई आएगा, एच आई आएगा, जे आएगा, एल एम एन आएगा, एच आई आएगा, जे आएगा, एल एम एन आएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है बॉस? एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। चलो, और अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन तुमसे डालूं, स्टूडेंट्स हु लाइक एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, और एक तरफ तुमसे पूछूं, चलो पहले ये कर लो फिर मैं वो पूछूंगा।
पहले ऊपर वाला बताओ और फिर बताने के बाद तुमने बताना है स्टूडेंट्स हु लाइक एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एटलीस्ट भी बता दो और एट मोस्ट भी बता दो, दोनों बता दो। आएंगे ये डीआई के अंदर, ये चीजें आएंगी, फिर मत कहना। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम, कम से कम मींस एटलीस्ट। कम से कम का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट। अगर वो एटलीस्ट 2 कह रहा है मतलब कम से कम 2, कम से कम 2 तो हुई, तो कम से कम 2 होंगे तो 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और कम से कम 2 में 2 से ज्यादा भी आएंगे, क्योंकि 3 भी तो उसी कैटेगरी में फॉल करेगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में ही तो फॉल करेगा 3 भी। 3 का मतलब भी तो कम से कम 2 सब्जेक्ट से आएगा, कम से कम 2 हो, कम से कम मिनिमम लेवल पे, मिनिमम लेवल पे सब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होता है। तो कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब 2 भी आएंगे और 3 भी आएंगे उसके अंदर। 2 सब्जेक्ट्स पसंद करने वाला भी आएगा, 3 सब्जेक्ट पसंद करने वाला भी आएगा उसके अंदर। तो 2 सब्जेक्ट्स पसंद करने वाले लोग कौन से हैं? जे, एच आई और एल एम एन, ये हमने लिखे हुए हैं, जे, एच आई और एल एम एन, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ 3 सब्जेक्ट पसंद करने वाले लोग यानी कि एक्स वाई भी आएंगे, ये भी आएंगे साथ में। और साथ ही एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है एटमोस्ट, मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं 2, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 में कौन से आ जाएंगे? 2 सब्जेक्ट्स वाले आ जाएंगे ऑब्वियसली, बट साथ साथ क्या 3 सब्जेक्ट्स वाले आएंगे? नहीं, वो तो होता है कम से कम 2 में। कम से कम 2 में 2 वाले भी आ गए और 3 वाले भी आ गए, बट ज्यादा से ज्यादा 2 में 2 वाले आएंगे, 1 वाले आएंगे, और अगर हुए तो 0 सब्जेक्ट्स वाले भी आएंगे, अगर हुए तो। ठीक है, 0 सब्जेक्ट्स वाले भी आएंगे। अब 2 सब्जेक्ट्स वाले तुम जानते हो, जे, एच आई, एल एम एन है, और सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स वाले, ओनली वन सब्जेक्ट वाले ए बी सी डी ई एफ जी हैं। ठीक है, तो वो मैं यहां लिख देता हूं, इधर से इधर लिख देता हूं। तो जे एच आई एल एम एन तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स वाले लोग ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये भी आएंगे। और साथ में 0 सब्जेक्ट्स वाले कोई लोग हैं क्या? अभी अभी तो नहीं है, पर अगर हुए तो वो भी आएंगे। इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स हु लाइक एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स। भैया इससे ज्यादा डिटेल में क्या बताएं तुम्हें हम? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये भी हटाने वाला हूं और इसके अंदर नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं। ये बिल्कुल डिटेल में बच्चों को क्लियर होनी चाहिए चीजें, ये जब तक बैठेंगे नहीं दिमाग में तब तक क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लगेंगे। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 में 2 भी आएंगे, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा। कम से कम 2 में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और होता तो 4 भी आता, बट 4 हो नहीं सकता इसके अंदर क्योंकि 3 का वेन डायग्राम है। तो एटलीस्ट में 2 या 3, 2 या 2 से ज्यादा, और एटमोस्ट में 2 या 2 से कम। आगे बढ़ते हुए, अब यहां पे ना एक थोड़ी टेढ़ी चीज भी एग्जामिनर पूछ लेता है इसके अंदर कई बार।
स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक, स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक, अगर वो यहां पे लिख दे मैथ्स तो आपका कौन सा रीजन आएगा? अगर वो लिख दे रीजनिंग तो आपका कौन सा रीजन आएगा? अगर वो लिख दे यहाँ पे इंग्लिश तो आपका कौन सा रीजन आएगा? और अगर वो लिख दे मैथ्स एंड इंग्लिश तो आपका कौन सा रीजन आएगा? इंग्लिश एंड रीजनिंग लिख दे तो कौन सा रीजन आएगा? जल्दी से बताओ। सर एक्स वाई क्यों नहीं आया लास्ट वाले में? कौन से वाले में भाई? इरेज करने की बात पूछते हो तुम? अच्छा एक्स वाई क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्स वाई ऐसे लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब दो से ज्यादा तुम ले ही नहीं सकते, तीन तुम ले ही नहीं सकते, तीन तुम ले ही नहीं सकते, तो एक्स वाई कैसे आएगा? एक्स वाई तो तीन सब्जेक्ट पसंद करने वाले लोग हैं ना। तो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, मतलब ऐसे बच्चे जो मैथ्स के सर्कल के अंदर ना हो, जिन लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है, मतलब ऐसे बच्चे जो मैथ्स के सर्कल के अंदर ना हो, मतलब सी डी एल एम एन ई एफ जी, सी डी एल एम एन ई एफ जी, ठीक है। ऐसे लोग जिनको रीजनिंग पसंद नहीं है, मतलब ऐसे बच्चे जो रीजनिंग के सर्कल के अंदर ना हो, जो रीजनिंग के सर्कल के अंदर ना हो, मतलब ए बी एच आई ई एफ जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग जो इंग्लिश पसंद नहीं करते, मतलब ऐसे लोग जो इंग्लिश के सर्कल के अंदर ना हो, यानी कि ए बी जे सी डी, ए बी जे सी डी, ऐसे लोग जो मैथ्स एंड इंग्लिश को पसंद ना करते हो, मतलब ऐसे लोग जो मैथ्स के सर्कल में भी ना हो और इंग्लिश के सर्कल में भी ना हो, ना मैथ्स के सर्कल में हो ना इंग्लिश के सर्कल में हो, तो बच कौन से गए? ओनली रीजनिंग वाले। तो बच कौन से गए? ओनली रीजनिंग वाले। और ओनली रीजनिंग वाले कौन से हैं? सी डी। ऐसे लोग जो इंग्लिश और रीजनिंग को पसंद ना करते हो, ना इंग्लिश के सर्कल में हो ना रीजनिंग के सर्कल में हो, मतलब ओनली मैथ्स, यानी कि ए बी। क्या क्लियर है बच्चा जी? क्या क्लियर है?